नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी जयपुर में अपने 4 दिन का मैराथन मीटिंग खत्म करके उदयपुर पहुंच गई है, लेकिन जाने से पहले गौरव गोगोई जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष है वो बोले, जादू की छड़ी नहीं बल्कि कार्यकर्ता की मेहनत से हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी अपनी 4 यात्राओं की तैयारी पूरी कर चुकी है। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह 4 दिन इन चारों यात्राओं को हरी झंडी अलग-अलग कोनों से दिखाने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन इन परिवर्तन यात्राओं से पहले राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक धार्मिक यात्रा पर कल निकल रही हैं। चारभुजा धाम से वो शुरू करेंगे। इन सब के बीच लगातार जो इंडिया और एनडीए के बीच एक लंबी जो लगातार कोशिश की जा रही है कि दोनों में किसका कद बड़ा है, राजनीतिक दलों की संख्या के लिहाज से या सांसदों की संख्या के लिहाज से, मुद्दों को गिनाने के लिहाज से, मुख्यमंत्रियों की जो कतार है प्रधानमंत्री बनने की उसके लिहाज से, प्रदेश से लेकर देश की राजनीति में अब हर दिन चुनाव की तरफ बढ़ रहा है पूरा का पूरा देश। और चुनाव से पहले जो मशक्कत लगातार देखने को मिलती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, तो अर्जुन राम मेघवाल पर आरोप लगाने वाले कैलाश मेघवाल ने दूसरा बयान दिया है और कहा है, डरने वाला नहीं हूं किसी से। यानी कि ये संकेत वो किसको दे रहे हैं, वक्त आने पर खुलासा भी करूंगा, ये भी कह रहे हैं। इधर प्रसादी लाल मीणा राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, जिन्होंने अपने बेटों को बेटियों को राजनीति में जगह दी, उनका मटिया मेट हो गया, यानी कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। ये संदेश, ये इशारा किसकी तरफ किया प्रसादी लाल मीणा ने, ये तो वो खुद बता सकते हैं। बहरहाल राजस्थान सरकार को लेकर भी इस तरह की बातें केंद्र की तरफ से की जाती रही है। अमित शाह बार बार हमला करते हैं कि मुख्यमंत्री अपने बेटे को स्थापित करने में लगे हुए हैं। अब ये वक्त बताएगा कि प्रसादी लाल मीणा ने बहुत ही सहजता से ये बात कही, सोच समझ के कही। फिलहाल आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा से पहले ये धार्मिक यात्रा और बयानों के जो बाण हैं, उसका आने वाले चुनाव पर किस दिशा में क्या असर पड़ेगा और दोनों राजनीतिक दलों की दिशा आगे कैसे बढ़ेगी। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित बीजेपी के प्रवक्ता और अरुण शर्मा हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे डॉक्टर चेतन राजपुरोहित। क्या वजह है कि परिवर्तन यात्रा से पहले राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री धार्मिक यात्रा करके संकेत देने की कोशिश कर रही हैं, इशारा कर रही हैं? ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री अपनी परिवर्तन यात्रा का आगाज पहले देव दर्शन करके कर रही है। चाहे त्रिपुरा सुंदरी हो, आपको याद है या नहीं है, लेकिन मेरे को याद है 2003 में जब पहली बार परिवर्तन यात्रा निकली थी तो त्रिपुरा सुंदरी से शुरू की थी, सुंदा माता से शुरू की, रामदेवरा से शुरू की, चार भुजा नाथ के राजसमंद वहां से शुरू की। और ये सौभाग्य हमारे दल का, हमारे संगठन का, कि हम लोग मंदिर के दर्शन करके शुभ यात्रा का या शुभ कार्य का श्री गणेश करते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जो मंदिर जाने से डरते हैं, हम उन लोगों में से नहीं है। और वसुंधरा जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल के बाद में उस समय भी उन्होंने कोरोना काल में जो लोग दिवंगत हो गए थे, जिनके परिवार के सदस्य हो गए थे, उनके घर भी सांत्वना प्रकट करने के लिए, संवेदनाएं प्रकट करने के लिए भी माननीय वसुंधरा जी गई थी। उसके बाद में ये लगातार एक सतत प्रक्रिया है माननीय वसुंधरा जी की, चाहे वो त्रिपुरा सुंदरी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में दतिया हो, जाते हैं और जाना चाहिए। यात्रा प्रारंभ करने से ईश्वर का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद दोनों का जब मेल होगा, तब भारतीय जनता पार्टी 165 से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 165 सीटों वाला। और इसी दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिए। और इसमें कोई किसी दृष्टि से देख सकते हैं, लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि मेरा भी सौभाग्य रहा है कि मैं चारों यात्राओं में प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। तो मेरा भी अनुभव रहा है कि जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, जब भी यात्रा की शुरुआत का दिन होता था, जैसे कल यात्रा शुरू करनी है, सबसे पहले मंदिर जाते थे
मंदिर में चाहे सांवलिया सेठ हो, चाहे कहीं भी हो, मंदिर का दर्शन करने के बाद उस दिन की शुरुआत हम लोग यात्रा में करते थे। और ये जी। जरूरी भी है कि अपन सब आध्यात्मिक लोग हैं और भगवान को मानते हैं, और मानते हैं तो अपन उनका जी। आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। जी। अरुण शर्मा जी, भगवान का आशीर्वाद काम करेगा, जादू की छड़ी काम करेगी, कहा जा रहा है। आखिर किस वजह से गोगोई ने कहा प्रदेश में जयपुर पहुंचकर कि जादू की छड़ी नहीं बल्कि कार्यकर्ता का उत्साह ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जी मीना जी, देखिए, सही बात है, जादू की छड़ी नाम की कोई चीज एक्चुअली होती नहीं। जादूगर के शो में होती है, पर इनफैक्ट सरकारों को तो अपने कामों से ही आंका जाता है हर चुनाव में। और उस हिसाब से कांग्रेस बहुत संपन्न पार्टी है आज की तारीख में राजस्थान में। कामों की एक बड़ी लकीर, अभूतपूर्व नवाचार, ये सब राजस्थान ने किए हैं। एक मॉडल राजस्थान के मॉडल राज्य के तौर पर राजस्थान अग्रसर है। हमारी कई योजनाएं अब दूसरे प्रदेशों में भी उसको समझा जा रहा है, उसको कॉपी किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपने जिक्र किया ये यात्राओं का, भारतीय जनता पार्टी की यात्राएं हैं, शुरू होने वाली हैं। थोड़ा इससे पहले कंफ्यूजन मैंने सा जिक्र था किया गौरव गोगोई जी के स्टेटमेंट का। गौरव गोगोई जी ने ये स्टेटमेंट जो दिया है, इसे इतना ही जी। सहजता से लेना चाहिए जितना सहजता से आप बता रहे, या फिर इसमें कोई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है उनकी तरफ से? देखिए, बहुत सहज है, बिना किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के उत्साह के कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती है चुनावों को। तो वो तो बड़ा की फैक्टर है। और गोगोई जी ने उसी तरफ इशारा किया है कि जो कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता है, विपरीत परिस्थितियों में डटा रहता है और जूझता रहता है, उसके बेस वो फाउंडेशन है। उसके ऊपर जो सरकार ने काम किए हैं, जो कि बहुत विजिबल हैं, वो उसको एडिशनल वैल्यू देंगे। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ पढ़ने की इसमें जरूरत है। वैसे हम लोगों की अब आदत हो गई है कि इसके 2-3 मीनिंग तो होने ही चाहिए कम से कम किसी भी सेंटेंस की। नहीं, आप एक मीनिंग बाकी बता दीजिए, हम तो 2-3 मीनिंग नहीं ढूंढेंगे। अगर हमारा साहित्य इतना समृद्ध है कि एक वाक्य से 3 मीनिंग उसके निकलते हैं, तो हमारे साहित्य को धन्यवाद देना चाहिए आपको। नहीं, देखिए, साहित्य का तो इससे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन अपने को वो जो डिस्कोर्स है आजकल डिबेट का, उसमें कम से कम 3-4 मीनिंग तो इसमें से निकले हैं। अब उन्होंने, क्योंकि आई एम श्योर उन्होंने अगर जादू की छड़ी की बात की है, तो हम इसमें से कुछ डिराइव करना चाहते हैं कि जादू से नहीं चलेगा, ये कार्यकर्ता से चलेगा, इस तरीके की बात वो कहना चाह रहे हैं। मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। एक बड़ा सरल सा उनका स्टेटमेंट है, जिसमें कुछ भी और अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और परिवर्तन यात्राओं पर अगर आप कहें तो मैं जिक्र कर सकता हूँ थोड़ी देर। हाँ देखिए, हाँ, बिल्कुल परिवर्तन बिल्कुल। यात्राएं, जी, कुछ कह रही हैं आप डॉक्टर मीना? नहीं नहीं, बिल्कुल बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए अरुण शर्मा जी, परिवर्तन यात्रा पर। हाँ, मैं ये कह रहा था, परिवर्तन यात्रा में कुछ कंफ्यूजन है, शुरू से चल रहा है, आपने भी नोटिस किया होगा। पहले ये 3 दिशा से निकलने वाली थी। शुरू में करीब 5 दिन ये 3 दिशा से निकलने वाली थी। फिर किसी ने सुझाया होगा ये 4 दिशाओं से ठीक रहेगी, तो 4 दिशाएं हो गई। फिर उसमें रथ पे कौन बैठेगा, इसमें भी लगभग 4-5 दिन लगाए गए। और सीपी जोशी जी एक तरफ से यात्रा की अगुवाई करेंगे, किरोड़ी लाल जी दूसरी तरफ से करेंगे, वसुंधरा जी तीसरे रथ पे बैठेंगी, चौथे का भी कुछ हिसाब था, गजेंद्र सिंह जी बैठेंगे शायद। बाद में ये डिसाइड किया गया कि ये रथों पे बैठाने का सिस्टम बहुत गलत है, इस समय वैसे ही गलत मैसेज जाएगा। अभी गजेंद्र सिंह जी ने ईस्टर्न राजस्थान जाके देखने की कोशिश की थी,
हमें बताया गया कि किरोड़ी लाल जी के समर्थकों ने वहां बहुत हल्ला मचाया और इनको वापस आना पड़ा। तो वो चांस नहीं लिया। अब केंद्रीय नेता इस रथ यात्रा को हरी झंडी देके रवाना करेंगे और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं डॉक्टर मीना कि ये पूरा अभियान इस बार दिल्ली से केंद्रित होगा। दिल्ली के नेता ही इसको संचालित करेंगे। लोकल टैलेंट पे अब बीजेपी को कोई ज्यादा विश्वास रह नहीं गया क्योंकि काफी गुटबाजी है। ये चाहे कुछ भी कहते रहे लेकिन वो दिखने लगी है। इसलिए अब पूरा कंट्रोल दिल्ली से है। और बस अब मैं तो आज अखबार में पढ़ रहा था डॉक्टर मीना, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो ज्योतिष हायर किए उन्होंने, पहुंचे हुए ज्योतिष, जो उम्मीदवारों की कुंडली देख के भी टिकट दिए जाएंगे। ये भी चर्चा है। तो ठीक है, जैसा काल होता है वैसे ही डिसीजन लिए जाते हैं। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। ज्योतिष भी अपने आप में एक शास्त्र है, अगर उसका भी सहारा लिया जाए तो ठीक है। और बाकी मंदिर वंदिर में जाने में किसको ऐतराज है? हम सब लोग धार्मिक लोग हैं, श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं। बस उसका दिखावा नहीं होना चाहिए, उसको बिल्ला बना के घूमना नहीं है दुनिया में, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये स्थापित है, ये चुन लिया हमने 75 साल पहले कि यही रास्ता है, असली रास्ता। तो उसमें जो सोशल फैब्रिक है उससे बिना छेड़छाड़ करे अपने धर्मों के प्रति आस्था रखना बहुत ही सुंदर बात है। तो वसुंधरा जी अगर वहां से शुरू करना चाहती हैं, और कई बार जैसे अभी डॉक्टर चेतन भी बताए थे कि उन्होंने वहां से शुरू किया तो अच्छा फल मिला, तो ये करना चाहिए उनको। जी, तो परिवर्तन यात्रा बीजेपी की अच्छी शुरुआत है। वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा भी अच्छी शुरुआत है। गौरव गोगोई का स्टेटमेंट भी अच्छा है कि कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। ओम सैनी जी, सब कुछ अच्छा चल रहा है प्रदेश में, फिर दिक्कत कहाँ है किसी को? दिक्कत जब आप पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या हाल हो गया है, पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से बिहेव करने लगी है, मतदाताओं से क्या क्या अपेक्षा करती है, हिंदू दर्शन को किस तरीके से इंटरप्रेट करने लगे हैं, जो दर्शन बिल्कुल तर्क के ऊपर और जिसकी दुनिया में एक अपने साइंटिफिक होने का एक प्रमाण है, उस दर्शन को किस तरीके से देवताओं के सामने सरेंडर करवाने का सिलसिला कर रहे हैं। ये उनकी मर्जी है, लेकिन हमारी विभिन्नता में एकता इसी में है कि हाँ ये सब देखते हैं। लेकिन मुझे जिस बात की तकलीफ हो रही है वो ये है कि राजस्थान में प्रादेशिक नेतृत्व है, कांग्रेस का भी कांग्रेस का तो लीज अलग तरीके का सिलसिला है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत नेतृत्व था और सबसे ज्यादा परखा हुआ नेतृत्व तो वसुंधरा जी का था, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वसुंधरा जी के पीछे के इतिहास है। वसुंधरा जी जब भैरव सिंह शेखावत जो इस प्रदेश के शेर कहलाते थे, वो कभी अपने बल पर जनता पार्टी के अलावा कभी भी मुख्यमंत्री नहीं। हेडफोन में कुछ इश्यू है सर, आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, तो वो जो हेडफोन है वो बार बार जो है वो टच होने की वजह से आपका ऑडियो इको कर रहा है। सो मैं आपको जी, आपकी आवाज काफी कट रही है सर, डिस्टर्ब हो रही है। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ओम जी जब तक कनेक्ट करते हैं वापस। श्याम सुंदर शर्मा जी, कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जब ये कहते हैं कि जादू की छड़ी से काम नहीं चलेगा, और जब राजस्थान के मुख्यमंत्री जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, और जब पूरे देश में और प्रदेश में चर्चा होती है कि जादूगर का डंका बोलता है राजस्थान में, ऐसे में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें जो 4 दिन यहाँ पर चली और जाने से पहले ये स्टेटमेंट, अरुण शर्मा जी का कहना है, और हमें उनकी बात का सम्मान करना चाहिए, कि किसी भी स्टेटमेंट के 2 अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। हम भी यहाँ 2 अर्थ निकालने के लिए नहीं, लेकिन एक अर्थ उन्होंने समझाया है जो उनका पर्सपेक्टिव है, कांग्रेस पार्टी का पर्सपेक्टिव है। जर्नलिस्ट, बतौर राजनीतिक विश्लेषक, आप भी जब इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो क्या समझते हैं? मीना जी, निश्चित तौर पर उन्होंने यहाँ पर पहले वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की, उसके बाद 2 दिन तक अलग अलग संभागों के नेताओं से बातचीत की। आज वो उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग में दौरे पर राजस्थान में ही है, लेकिन जयपुर में जब वो आए थे पीसीसी, तो उन्होंने जो बयान दिया, तो इसका मतलब है कि उनको कोई ना कोई भनक हुआ। ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी, यहाँ जादूगर का जादू चल रहा है,
उनको नहीं लगा होगा कि ये जादू काम आएगा इलेक्शन में। इसलिए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की जरूरत है, यहाँ जादू की छड़ी से हम जीतने वाले नहीं है। इस बार वो मुख्यमंत्री निवास भी नहीं गए। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी से जो मधुर संबंध होने चाहिए, बैठ करके बातचीत होनी चाहिए थी, वो सिलसिला नहीं। कांग्रेस कार्यालय गए, वो डोटासरा से बैठ के बातचीत की और सारी बातें हुई। तो इससे लगता है उनका बयान देने का मतलब है कि उन्हें जो केंद्र ने दायित्व दिया है उसको निष्पक्षता से निभाओ। आप किसी नेता के पक्ष में मत जाओ। न देखिए सचिन पायलट से अभी तक मुलाकात हुई है, ना मुख्यमंत्री जी से हुई है। और उन्होंने निश्चित रूप से उन नेताओं से बातचीत की है जो कि धरातल से आए थे और उन्होंने पूछा होगा कि किस तरह के हालात है, हम कैसे जीत सकते हैं, कैसे नहीं जीत सकते। तो देखिएगा अच्छी चीज तो है, जिस तरह से जो घटना आप देख करके नहीं, सुन करके परख करके देखिए, उन्होंने गिरजा व्यास को भी बुलाया था, आपने देखा हो तो। और बहुत सारे नेता जो है वो बैठ करके बातचीत करके बता के गए। वो आदिवासी इलाके में गए आज, तो आदिवासी इलाके में वो किस तरह से होगा, उनके भावना जो प्रकट करने का मतलब यही था कि उन्होंने दो पहले भी प्रतिनिधि अपने भेजे थे जब चयन समिति की बैठक हो रही थी, जो डोटासरा ने ली थी कि हम ब्लॉक्स में जाएंगे और एप्लीकेशन इकट्ठी करेंगे और लाएंगे। वो एप्लीकेशन इकट्ठी होने से पहले ही वो जयपुर पहुंच गए और आपने देखा होगा कि ना तो प्रदेश को दी गई ना कुछ की दी गई, वो खुद आ गए बीच में। तो इसका मतलब है कि वो ये कहना स्पष्ट रूप से निर्देश तो कह के दिखा गए प्रदर्शित करने का कि हम किसी के कहने से कुछ नहीं करेंगे, हम तो धरातल की आवाज को सुनकर के निर्णय लेंगे। और आप 3 सितंबर को देखिएगा कि मधुसूदन मिस्त्री भी आ रहे हैं वापस से, और जो लोकसभा के क्षेत्र में उन्होंने 25 भेजे थे उनकी रिपोर्ट लेकर के क्या कुछ करेंगे। देखिए अब बहुत कुछ केंद्रीय नेतृत्व करेगा। राजस्थान का नेतृत्व अब इतना कारगर नहीं होगा, जैसे भाजपा में भी दिख रहा है कि वसुंधरा जी को साइडलाइन किया जा रहा है, इसलिए वो एक दिन पहले ही जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं वो पता नहीं। अभी चेतन जी कह रहे थे कि 4 यात्राओं में साथ रहा था, इस यात्रा में कल चेतन जी साथ रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से जा रही हैं। सबसे पहले जा रही हैं, कहाँ जा रही है, 4 भुजा जा रही हैं, उसके बाद श्रीनाथ जी के जाएंगे और फिर वो त्रिपुरा सुंदरी जाएंगी। तो अब देखिएगा वो जाने के बाद फिर 2 तारीख को जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ उनका। अब पहले दिन का 1 तारीख का शेड्यूल तो मैंने देखा। तो इस देखिए सही बात है कि जिस प्रकार से दोनों ही पार्टी में बहन भाई का जो रिश्ता चलता है वो आगे चलेगा नहीं चलेगा, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इसलिए बहुत सारी चीजें अभी जो आपको दिख नहीं रही है वो हो रही है। आप कैलाश मेघवाल का जो कुछ बोलना और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का कहना कि हम जांच करेंगे। अब जांच करेंगे तो आपको ही पता है कि उनके 2 मामले हैं सामने। एक तो हाकम अली ने जो आरोप लगाया है कि भाई देखिएगा कि जो विधवा, जो युद्ध की विधवाओं को जो जमीन का अलॉटमेंट किया गया रिश्तेदारों को कर दिया गया, ये आरोप है उनके ऊपर। दूसरा देखिएगा एक खत्री है, उन्होंने भी एक शिकायत एसीबी में की थी कि देखिएगा वहां पहाड़ी है, उसका जो अलॉटमेंट किया जा रहा था उसमें नियमों की पालना नहीं की। वो दोनों की दोनों एसीबी में मामला विचाराधीन है, आज भी वो खत्म नहीं हुआ है। और वो हाई कोर्ट पर क्लोजर रिपोर्ट पर स्टे लगा हुआ है। क्लोजर रिपोर्ट और हाई, देखिए कोर्ट ने कहा था कि आप एसपी स्तर से जांच कराओ। 3 बार जांच होगी लेकिन जांच सही तरीके से नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री जी कितना कुछ कारगर हो पाएंगे क्या नहीं हो पाएंगे ये पता नहीं। वो तो ये कहते हैं कि देखिए मैं जांच एजेंसियों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते अगर वो निर्देश दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप उनके अनुसार काम करो, ये तो निश्चित है ना। बहुत सारी चीजें जो आप आदेश दे रहे हो तो उससे साफ नजर आता है। तो इसलिए देखिएगा राजस्थान में अभी घमासान और बढ़ना है, कम नहीं होना है। दोनों ही पार्टियों में घमासान बढ़ेगा और एकता का सूत्र दोनों में बंधेगा नहीं बंधेगा पता नहीं अभी। और इसलिए देखिए केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हम इसको जिम्मेदारी को संभालेंगे, हम राज्य के नेताओं के भरोसे नहीं है इस बार, क्योंकि ये चुनाव जो होगा 5 राज्यों का चुनाव है, उसमें निश्चित तौर पर भाजपा राजस्थान में सबसे ज्यादा लालायित है कि मैं सत्ता छीनेंगे हम। और वो सरकार कह रही है कि हम तो अपने सरकार के कामों पर रिपीट भी होंगे। तो अभी देखिए बहुत सारी चीजें राजनीति में आने वाला समय, क्योंकि 1 महीने का समय जो होगा वो एक महत्वपूर्ण होगा कि अभी टिकट वितरण को लेकर के दोनों ही पार्टियां पीछे हट गई है। पहले तो कह रहा था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में कम जारी कर देंगे, लेकिन सूची जारी करने में दिक्कत आ रही है। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह बैठ करके देख चुके कि करा तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि नेता अलग अलग हो जाएंगे और फिर पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए दोनों ही पार्टी चिंतित है और चेतन जी निश्चित तौर पर चिंतन भी करते हैं अपनी पार्टी को लेकर के, और अरुण जी भी बहुत चिंतन करते हैं। लेकिन जो स्थितियां बनी हुई है वो दोनों चिंता का विषय दोनों के लिए है, कार्यकर्ताओं के लिए भी। अगर एकता का सूत्र सचिन पायलट और मुख्यमंत्री जी के बीच में मधुर संबंध नहीं बने,
अभी ये तो है कि बैठ गए एक जगह बातचीत हो गई, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव में 2018 में चुनाव में जिस तरह सक्रियता दिखाई थी, अगर वो सक्रियता दिखाई तो कुछ लाभ मिल सकता है। और वसुंधरा राजे भी वही है कि आप देखिएगा पहले चुनाव में तो सत्ता उन्हीं की थी और यही प्रधानमंत्री जी थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खुद अमित शाह थे, मगर सत्ता को बचा नहीं पाए थे। चेतन जी, आपको पता है सत्ता बच कहाँ पाई थी? आपने बहुत सारी घोषणाएं की थी। अब आप कह रहे हो कि जितना, अगर कह रहे हो इतने सीटें आ जाएगी तो आप 200 सीटों का दावा करो ना, फिर बाकी क्यों छोड़ते हो? तो सारी की सारी सीटें आप ही जीतो, कांग्रेस को जीतो। देखिए, लोकतंत्र में कभी सीटों का बंटवारा को लेकर के घोषणा नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप तो हम जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से आएंगे सत्ता में, कितनी आएगी सीटें आप थोड़ी करोगे निर्धारित, ये तो जनता करेगी जो आपको वोट देकर के आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन राजनीति में आप देखिएगा अभी और कुछ देखने के लिए बाकी है, अब कुछ इंतजार करने की जरूरत है। बहुत कुछ देखने को बाकी है। ये पिक्चर काफी अच्छी और दिलचस्प होने वाली है। तो दिलचस्प तस्वीरें जो दिखाई देंगी, कैलाश मेघवाल के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना कि जांच की जाएगी, और उसके बाद कैलाश मेघवाल का ये कहना कि मैं चुप रहने वाला नहीं हूं, किसी से डरता नहीं हूं। ओम सैनी जी, क्या कहना चाहते हैं कैलाश मेघवाल? किससे डरने की बात कह रहे हैं वो यहाँ पर? और क्या वो भी जो यहाँ पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि वसुंधरा जो खेमा है वो लगातार विरोधियों पर निशाना साधने का जो काम है वो जारी रखे हुए हैं, तो ऐसे में कैलाश मेघवाल जी। मैं ऐसा नहीं समझता। मैं मानता हूं कि वसुंधरा जी और कैलाश जी दोनों का एक अपना व्यक्तित्व है, और राजस्थान में तो मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी में अब सबसे वरिष्ठ वही रह गए हैं। कैलाश जी 77 में आए थे तो आज तक बरकरार हैं और अपने वजूद से, अपनी ताकत से हैं। पार्टी के वजह से लोग उनको पसंद करते हैं और वो पार्टी को पसंद करते हैं, तो वो सब हो गया। लेकिन ये कहना कि वसुंधरा जी ये जो कुछ कर रही हैं, ये पार्टी को तोड़ने का या पार्टी से अलग जाने का सिलसिला है या पार्टी के खिलाफ बगावत का दृश्य, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि वो ये बताना चाहती हैं कि ये जो केंद्रीय नेतृत्व है जो बड़ा अहंकारी हो चुका है और जिसने भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक प्रजातंत्र पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, और जो भारतीय जनता पार्टी बनी इसीलिए थी कि उनमें आंतरिक जो जनतंत्र है वो बरकरार होना चाहिए, जो कि कांग्रेस में देखने को मिल रहा था कि नहीं है। उसके लिए ही तो इसका जन्म हुआ था सन 1980। और वही पार्टी अब वैसे के वैसे ही जाकर के दो लोगों में सीमित होकर रह गई है। जो लोग इनके कार्यकारिणी का क्या, इनका आला कमान कौन है, इनके परामर्शदाता कहाँ है, ये सब दिखता ही नहीं है, सिर्फ दो ही आदमी नजर आते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि जो जनतांत्रिक पार्टी बनने की चेष्टा कर रही थी, जो अपने एक निश्चित प्रोग्राम के साथ में स्थापित होने की चेष्टा कर रही थी, उसके सारे लोग ही बिल्कुल प्रशस्तिगान में लग गए और एक्सेप्ट करने लगे। मतलब अपना जो स्वरूप बनना चाहिए प्रांतीय पार्टी का, वो प्रांतीय पार्टी का स्वरूप ही नहीं है। अब तो जो फैसला दिल्ली से हो जाता है वही फैसला यहाँ होता है, जबकि ये तो पहले कांग्रेस में भी होता था। तो क्या 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 न चाल बदली, चरित्र बदला, न कुछ और बदला। तो वसुंधरा जी ने ये सारा सब बदल करके 120 सीटें पे एक बार पहले, मुझे जहां से मैंने बात खत्म प्रारंभ की थी वो बताना चाहता हूँ, तो किया उन्होंने। उसके बाद में पराजित हुई तो दोबारा जब आई तो 163 सीटें लेके आई और पार्टी को ये ऑर्गेनाइज किया सर चारों तरफ से। तो वो एक आइडियल मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का, जिसको रिजेक्शन का सिलसिला कर रहे हैं। अभी 4 जगह बांट करके और आप तो देवताओं के पास तो वही चले जाएंगे, उनकी जान पहचान है सबसे, चाहे वो सामाधुपुर वाले गणेश जी हो, चाहे वो त्रिपुरा सुंदरी हो, या चाहे जो भी देवियां और सारे, उनसे सबसे वाकफियत है उनकी। वो जाती रही है लगातार देवताओं के यहाँ अपना, उससे तो वहां के लोगों से भी वाकिफ है। तो जनमानस में जैसा स्वरूप, जैसी एंट्री वसुंधरा जी की इन लोगों की नहीं है। अमित शाह को कौन पूछेगा वहां पर? आप लोग इकट्ठा करेंगे, कौन लाएगा वेणेश्वर में? उनको लाने के लिए तो आपको इंतजाम करने पड़ेंगे। आपको इधर सायमाधुपुर में कौन लेने आएगा? नड्डा साहब को क्या कौन देखेगा? तो ये सब इंतजाम करने पड़ेंगे। आप अगर वसुंधरा जी अगर घूम रही होती तो ये सारी चीजें किसी को इंतजाम नहीं करना पड़ता, लोग अपने स्वतः ही आ जाते, उनको मालूम है किसको कहाँ कहाँ कैसे कहना। तो अब लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। मैं समझता हूँ कि अपने आप में ये बड़ा गलत हो रहा है। एक जो प्रांतीय नेतृत्व डेवलप हो गया था, उसमें ये कहना कि सब लोग बनना चाहते हैं, सब लोग कहाँ बनना चाहते हैं। अच्छा, महत्वाकांक्षी अगर नहीं होंगे तो पार्टी चलेगी कैसे? अगर जो आकर के सिर्फ वहां चुपचाप बैठ जाएंगे, जैसे लोकसभा में हमारे 25 सांसद बैठे हुए हैं, कुछ कहते ही नहीं, राजस्थान के पानी का चक्कर होता है, कुछ बोलते नहीं, ऐसे थोड़ी होता है।
तो अपना वजूद होना चाहिए। तो कैलाश मेघवाल का वैसा ही स्वरूप है। कैलाश मेघवाल मेहरबानियों से नहीं, उन्होंने राजस्थान में 4 अलग-अलग क्षेत्रों में चुनाव लड़ करके अपने विजय के डंके बजाए हैं। बूटा सिंह जैसे महारथी को उन्होंने परास्त किया है, वो पता है। और धरो सिंह जी के स्कूल के निकले हुए हैं, उनके साथ के लोगों में से हैं, और संघ के भी हैं, तो समाजवाद के भी रहे हैं, और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर थे वो उस जमाने में, जब वो कॉलेज में पढ़ते थे। और मैं महाराणा भोपाल कॉलेज में जब एमए कर रहे थे, एलएलबी कर रहे थे, उस वक्त की बात है। तो एक बड़ा एक्सपीरियंस राजनेता है। उनको आप अर्जुन मेघवाल से आप कंपेयर करें और अर्जुन मेघवाल उनको आंख दिखाएं, ये कैसे संभव हो सकता है? वो आदमी जो एक आरएएस था और प्रमोटी था, और बाबड़ा जी के पास से निकल करके, और उनके साथ में कई सारी चीजें लगी हुई हैं जो अभी हमारे क्या कहते हैं, मेरे साथी ने बताया, ये सच है। तो इन सब चीजों को होते हुए कहाँ वसुंधरा जी और कहाँ कैलाश मेघवाल, ये इनसे कंपेयर, इनका मुकाबला नहीं हो सकता। अब आप उसको कितनी वकालत कर लीजिए, कितना ही कहते रहिए कि हमारी पार्टी का ऐसा होता है, वैसा होता है। पार्टी का क्या प्रोविंशियल पार्टी नहीं है क्या? क्या प्रांतीय दल भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण नहीं है क्या? आपने कितने तो प्रदेश अध्यक्ष बदल डाले, बड़ी मुश्किल से आप सतीश पूनिया को लेके आए थे, उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, उनको बदल दिया। ताश के पत्तों की तरह से आप बदल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। आपने पहले ही बदले ताश के पत्तों की तरह से। वहां पर हमने वो देखा, उत्तराखंड के अंदर भी देखा, उधर भी कई जगह देखा है। तो वो सब काम करते नहीं है। वो राजस्थान में तो निश्चित रूप से नहीं कर सकता है सब काम। वसुंधरा जी को ये करके अपमानित करने का सिलसिला है। हमारे इत्तेफाक और ना इत्तेफाक का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके वजूद को, उनकी हैसियत को कम करने का ये जो प्रयास है, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इधर कांग्रेस का जो सिलसिला, उसमें बड़ा सिलसिला ठीक चल रहा है उनका, जो कुछ लोगों के साथ में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जहां तक सचिन का सिलसिला, सचिन भी साथ में है। कहाँ अब कहाँ वो से बात, अब कब तक उसको आप पलटते रहेंगे कि साहब सचिन यूं, वो तो हो चुका। रात गई बात गई वाला जो वो लोग बोलते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। अगर ऐसे डिवीजन के साथ में लड़े, वैसे ही डिवीजन के साथ में लड़े, तो वही फिर वैसे ही गड़बड़ हो जाएगा। और वो सच कह रहा है गोगोई, जो बोल रहे हैं कि साहब हमारी जितने की उम्मीदों का जो बात बोल रहे हैं, वो तो तंज है। ये तो के साहब जादूगर की छड़ी और ये सब, ये तो यूं बोला जाता है, ये जुमले हैं इनका। ये बात तो हमारे जो भारतीय गृह मंत्रियों कह चुके हैं। वो अपने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो बोलते थे कि हमारे जो प्रधानमंत्री बोलते हैं जुमला है, उसका कोई खास मतलब नहीं होता इलेक्शन के वक्त में बोलने। तो ऐसे ही तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी जादूगर जुमला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं समझना चाहिए। हाँ, बिल्कुल यही है, बिल्कुल, और प्रदेश की जनता को भी। हाँ, निश्चित रूप से। आप ये अरुण शर्मा जी, आप भी ओम सैनी जी की इस बात से सहमत हैं? जादूगर कुछ नहीं होता है, जादूगर जुमला है सिर्फ। देखिए, ओम जी की बात से मैं टोटली सहमत इस सेंस में हूं कि मैं खुद ये यकीन करता हूं, उनको लोग जादूगर कहते हैं, उन्होंने कभी अपने आप को नहीं कहा। उनको लोग गांधी का रूप भी देते हैं, उन्होंने कहीं अप्लाई नहीं किया कि मुझे गांधी जी कहा जाए। होता क्या है कि देखिए, अगर आप मेरे से पूछें, मैं उनका काफी पुराना साथी हूँ। बाय चांस स्टूडेंट कैरियर में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, करीब 4 साल। तो मैं आपको दावे से बता सकता हूँ कि वो जो जादू है, वो एक सतत संपर्क का जादू है। उनको 45-50 साल हो गए हैं डॉक्टर मीना। राजस्थान का कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ के 5 बाशिंदों को वो उनके नाम से नहीं जानते हो। ये है जादू। सतत लोगों के टच में रहते हैं, हारे चाहे जीते। मैंने उनको कभी चैन से बैठे हुए नहीं देखा। अब तो हार गए 5 साल, बैठ जाते हैं। काफी लोग क्रेडिट देते हैं कि पिछली बार जो जीत हुई कांग्रेस की, उसमें सचिन पायलट 21 से 100 पे ले आए। सचिन पायलट, देखिए, मेरा कोई दुराव नहीं है उनसे, चमकदार नेता हैं वो, और बहुत सारे गुण हैं उनमें। लेकिन आपको क्या लगता है, अशोक गहलोत जी उन 5 साल में घर पे बैठे हुए थे क्या? लगातार वो भी दौरे करते थे, जाते थे सब जगह पे, और ये तो टीम वर्क का ही मामला था। अब भी वो दोबारा मौसम आ गया है, बीच में थोड़े से भटकाव जरूर हुए थे, लेकिन दोबारा ही वो टीम बनेगी और अच्छे नतीजे आएंगे।
दूसरा, ये अर्जुन राम जी का जिक्र, मैं इनको ज्यादा जानता नहीं हूँ। मैं 2 चीजें जानता हूँ इनके बारे में। एक तो इनकी पगड़ी का डिजाइन यूनिक है पूरे हिंदुस्तान में। भारतीय जनता पार्टी के इतने सांसद हैं, इतने समर्पित पगड़ी वाला सांसद मैंने देखा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब देश में कोरोना का कोहराम मचा हुआ था डॉक्टर मीना, हर आदमी चिंतित था स्वास्थ्य के प्रति, इधर उधर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। हमारे माननीय मंत्री जी कोई भाभी जी पापड़ का बहुत गंभीरता से प्रचार कर रहे थे। तो उनके बारे में तो मैं इतना ही जानता हूँ, और काफी आज्ञाकारी से मंत्री हैं। पहले वो किरण रिजिजू जो कानून मंत्री थे, उनको कहा गया होगा हमारे बड़े नेताओं द्वारा कि आप डायरेक्ट चीफ जस्टिस पे अटैक कीजिए, किए उसने। उन्होंने कहा कि कुछ जज तो एंटी इंडिया हैं, एंटी नेशनल हैं, ये सब किया उन्होंने। और जब कुछ एडवर्स फैसले सुप्रीम कोर्ट से आने लगे तो अर्जुन मेघवाल जी का नंबर आ गया, क्योंकि उनको पता था ये इतना खतरनाक न तो बोलते हैं, अपने चुपचाप काम करेंगे। इतनी सी जान पहचान है। अब वो कैलाश मेघवाल जी, जैसे ओम जी जिक्र कर रहे थे, ही इज क्वाइट ए सीनियर लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन राजस्थान। मतलब ऑलमोस्ट फाउंडर हैं, और प्रतिभा है उनमें। एज ए स्पीकर भी उन्होंने कमाल का काम किया है। अब आप उसको अचानक बिल्कुल डिसमिस करना चाहो कि मतलब 24 घंटे से कम में उनकी जांच का आदेश दे दिया, लेटर पहुंच गया। इतने अनुशासन प्रिय तो मैंने देखा नहीं है। दूसरा, वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। फिर भी डॉक्टर मीना, एक बात का क्रेडिट मैं मैडम वसुंधरा जी को हमेशा देता हूँ, ये जो अधिनायकवाद का माहौल है पिछले 10 साल से इस देश में भारतीय जनता पार्टी में, एक भी बड़े नेता में अगर रीढ़ की हड्डी दिखी है तो उसका नाम वसुंधरा राजे सिंधिया है। जरूर पॉपुलर है राजस्थान में। तो इस बात पर होना चाहिए, जरूर एक शो बनता है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर कांग्रेस पार्टी की जितनी संवेदना है, चिंता है, उनके प्रति सम्मान है। और पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने उनके प्रति जो सम्मान प्रदर्शित किया है, इससे पहले के 2 चुनावों में, उसमें कितना जबरदस्त फर्क आ गया है। डॉक्टर मीना उससे थोड़ा ही कम है जितना इन लोगों ने पिछले 3.5 साल में सचिन पायलट के गुणों का बखान किया है, उससे थोड़ा ही कम है ये। और वसुंधरा जी का तो स्पष्ट दिखता है। आप जैसे वरिष्ठ जन जब बात करते हैं, अनुभव के साथ बात करते हैं, तो ये सच में सोचने की जरूरत पड़ती है कि वो वसुंधरा राजे जिनको लेकर आपने किस किस तरह की स्लोगन दिए, वो वसुंधरा राजे जिनका चरित्र हनन आपने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, वो वसुंधरा राजे, एक महिला का एक पुरुष कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। अगर महिला किसी पुरुष से बात करती है, मतलब न जाने किस किस तरह के संबंध है। इस प्रदेश ने और इस देश ने, वसुंधरा राजे ने वो भी सुना। लेकिन आज खुशी है मुझे इस बात की, और राजस्थान की जनता को भी होनी चाहिए, और देश की जनता को भी इस बात को, राजनीतिक जो एक अलग तरह का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, राजनीतिक जिसको कहें परिपक्वता का कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसकी सच में प्रशंसा की जानी चाहिए कि वसुंधरा राजे, जिन पर मुख्यमंत्री रहते हुए जिस कांग्रेस पार्टी ने 2 बार यानी कि 2 चुनावों में जिस तरह के प्रहार किए, आज वसुंधरा राजे के लिए उस कांग्रेस पार्टी का परसेप्शन बदल गया है। इस बात की तारीफ होनी चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दल अगर सत्तारूढ़ पार्टी पे हमला करते हैं तो वो एक अलग मुद्दा है, और राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र की जब बात होती है, तब उस राजनीतिक दल में जो लोग बैठे हैं और जिनकी जितनी अहमियत होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, तो कैसे राजनीतिक दल अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करते हैं। अरुण शर्मा जी, मैं आपकी और पूरी कांग्रेस पार्टी की
इस बात के लिए प्रशंसा करती हूँ इस मंच से कि आप सब लोगों को वसुंधरा राजे की इतनी चिंता है। मेरा सवाल ये है 10 ओम सेकंड, सैनी जी, सिर्फ ओम 10 सैनी सेकंड जी, दीजिए डॉक्टर जी, जी 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 सिर्फ जी 10 बताएं, सेकंड। जी बताएं। देखिए, मैंने अपने हमारे को भी स्टेटमेंट को बुलाया मैडम, शुरू भी मीना इसलिए जी हम किया भी कुछ था बोलने के लिए आए हैं। कि शुरू जी बोलिए। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि विचारधाराओं में हमारे कोई समानता नहीं है। जो उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री किया उसमें कोई लेना देना नहीं। मैं आपको ये कह रहा था कि उनमें वो रीढ़ की हड्डी जरूर है, जहां इतना आतंक का माहौल है बाकी की भारतीय जनता पार्टी में। शी इज वन लेडी जो खड़ी रही पूरे टाइम में और दबाव में नहीं आई। ये कोई छोटी बात नहीं है आज के जमाने में, ये जी कह रहा था। वसुंधरा थैंक राजे यू। राजस्थान की 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री ही नहीं है। वसुंधरा राजे का एक समृद्ध इतिहास है और वो इतिहास इस देश के बाकी राजनेताओं की तुलना में कहीं ज्यादा समृद्ध हमारे सामाजिक मापदंडों में है। हम उसे कितना समृद्ध कहें या नहीं कहें, लोकतंत्र में उसकी कितनी वाकई में अहमियत है या नहीं है, वो एक अलग बहस का विषय है। बहुत सारे राजनेता उस तरह के माहौल से, परिवेश से नहीं आए जिस तरह की परिवेश से वसुंधरा राजे आती है। तो उनकी रगों में, उनके खून में ही राजनीति है और अगर वो नहीं झुकी है तो वो इतनी सक्षम अपने आप में अकेली है, इसलिए नहीं झुकी। बाकी राजनेताओं के पास ना तो इतना धन, बल, शक्ति, ताकत, पुरुषार्थ, जितना भी पुरुषों के पास भले ही वो पुरुषार्थ नहीं था जो वसुंधरा राजे के पास है। सो अगर वसुंधरा राजे आज वहां पर झुकी नहीं है, अपनी रीढ़ के साथ खड़ी हुई है, तो बाकी नेताओं को उससे प्रेरित होना चाहिए। न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश की राजनीति में जो लोग हैं उनको प्रेरित होना चाहिए वसुंधरा राजे से। और अगर वो प्रेरित होकर, प्रेरणा लेकर, जैसा कि कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र, और बाकी लोगों का भी जो आरोप है कि बीजेपी में लोकतंत्र नहीं बचा है, तो क्या वसुंधरा राजे के अलावा बीजेपी में लोग नहीं हैं जो अपनी रीढ़ पर बने रहे? कोई दूसरा किसी प्रदेश में कहीं भी? डॉक्टर चेतन राजपुरोहित। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है आज कि हमारे कांग्रेस के 2 मित्र बैठे हैं। हमारे ओम जी भाई साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ इनका, लेकिन ये तस्वीर का एक रूप दिखाने में बहुत माहिर है। और मेरे को ऐसा लगता है, राजस्थान में कहावत भी है, जो हम कॉलेज में पढ़ते जब सुनते थे, तो वो कहावत मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मेरा मन करता है कि डॉक्टर चेतन हमें उससे लाइट बचना भी चाहिए। डॉक्टर हाँ, चेतन हमें उससे अब आगे बचना आता भी हूँ, चाहिए। अब आगे आता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, हमारे दोनों मित्र वसुंधरा जी की चिंता कर रहे हैं, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन रीढ़ की हड्डी तो जादूगर जी में है, रीढ़ की हड्डी तो हमारे जादूगर जी में भी है और गांधीवादी जी नेता में भी है। जब 25 सितंबर की घटना हुई थी और उन्होंने, खड़गे जी जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जयपुर में ही थे और वो घटनाक्रम पूरे राजस्थान की जनता ने देखा है। और वो रीढ़ की हड्डी जो जिस दिन काम आई थी, वो गांधीवादी चेहरा भी उजागर हो गया और जादूगर जी का चेहरा भी उजागर हो गया। क्यों हो गया कि रीढ़ की हड्डी दिखी थी हमें खड़गे जी के खिलाफ, अजय माकन जी के खिलाफ और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। जिस प्रकार से विधायकों को जाने से वहां रोका गया था विधायक दल की बैठक में, ये साबित कर दिया राजस्थान की धरती के ऊपर कि कुर्सी से अगर कोई प्रेम करता है, पार्टी से ऊपर बढ़कर प्रेम करता है मुख्यमंत्री की कुर्सी के, तो वो माननीय गहलोत साहब थे। अब आता हूं मैं सचिन पायलट जी पर। कभी भारतीय जनता पार्टी में कभी एक सेकंड, एक मिनट सचिन पायलट पर आने से पहले मैं इस बात को आपसे समझना चाहती हूँ कि जैसे वसुंधरा राजे जितनी सक्षम है, हमारे प्रदेश की जनता, देश की जनता जो आपको सुन रही है, जैसे वसुंधरा राजे इतनी सक्षम है कि आज वो विपक्ष जैसे कहता है या जैसे कि चर्चाएं हैं कि वो आज झुकने को तैयार नहीं है। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इतने काबिल हैं कि वो राष्ट्रीय आला कमान के ऐसे फैसले को जो उनको लगता है कि उनके प्रदेश के लिए सही नहीं है, और क्योंकि प्रदेश की राजनीति में उन्होंने खुद को सींचा है, भले ही उनसे वरिष्ठ बहुत सारे राजनेता इस राजस्थान की राजनीति में आज भी अपने घरों में बैठे कूद रहे हों, लेकिन वो आज सक्रिय राजनीति में प्रदेश में छाए हुए हैं, तो ये उनकी काबिलियत है। और अगर आलाकमान उनका उसके बाद भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया,
तो इसके लिए प्रशंसा होनी चाहिए अशोक गहलोत की। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित। हाँ, मैं तो मानता हूँ काबिलियत। मैंने नहीं, राजस्थान की पूरी जनता ने माना है और कांग्रेस के आला कमान ने भी मान लिया। ये अलग मैटर है, इस पे मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, माननीय वसुंधरा जी हमारी 2 बार मुख्यमंत्री रही है राजस्थान की। उन्होंने जिस प्रकार से लोक कल्याणकारी काम राजस्थान की जनता के लिए किए थे, कौन भूल सकता है उनको, सभी को याद है। माननीय वसुंधरा जी हमारी बहुत बड़ी लीडर है, कद्दावर नेता है, जन जन की लोकप्रिय नेता है। इसी से इनको डर लगता है। वसुंधरा जी जो यात्रा त्रिनेत्रा गणेश से शुरू हो रही है, माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में वो यात्रा निकलेगी और निकलनी चाहिए। लेकिन ये लोग आज हमारी बीजेपी की चिंता कर रहे हैं। मेरे को शर्म भी आता है, मेरे को हंसी भी आती है इन लोगों पर। कहीं अपनी पार्टी की चिंता क्यों नहीं करते? चुनावी वर्ष है, चुनावी महीने हैं, क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि इनको पता है कि हमारे जाने का समय आ गया है। जाने का समय जब आ जाता है तब पार्टी अपनी पार्टी की चिंता नहीं करते, दूसरी पार्टी की चिंता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कांग्रेस के दोनों मित्र चिंता कर रहे हैं, ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात है और चिंता करनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा दिन नहीं देखा है किसी को आवारा का हो, किसी को निकम्मा का हो, किसी को गद्दार का हो, किसी का मानसिक दिवालियापन घोषित किया, वैसा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में आज तक कभी भी नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का एक बात बिल्कुल पक्की है, भारतीय जनता पार्टी का कार्य आपके इंटरनेट में कुछ इश्यू आ रहा है। छोटी बात करने के लिए नहीं कहा जाता है। लेकिन और ये राजस्थान का एक मिनट, राजस्थान का पहला उदाहरण है जिस राजस्थानी भारत में जिसमें विधायकों पर रासुका लगा था। मीना जी आप याद करिए, वही विधायक है आज वही विधायक है जिनको रासुका लगाया था, इसी सरकार ने लगाया था। आज वापस वही चुनाव आ रहे हैं। लड़ाई इनके अंदर एक नहीं है, अनेक है। क्योंकि ये लोग कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने समर्थन दिया था इनको, उनको टिकट दे देना चाहिए, पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कहता हूँ, जिस प्रकार की भगदड़ कांग्रेस के अंदर मची हुई है, ये बारूद है। ये बारूद पे अगले 4 महीने में आप देखेंगे कि जिस प्रकार का इनका हश्र होने वाला है इस राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि कोरोना काल लोग भूले नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बारूद छिपा हुआ है जमीन के अंदर कि कोरोना में जिस प्रकार का इनके नेता, इनके मंत्रियों ने, इनके विधायकों ने जिस प्रकार से जनता के साथ किया था, वो जनता भूली नहीं है। और जनता मुट्ठी बांध करके बैठी है इनको जवाब देने के लिए। क्योंकि 2 साल कोरोना के जो निकले थे, इनके विधायक, इनके मंत्री घर से बाहर नहीं निकले। मैं खुद बीकानेर का रहने वाला हूँ, हमने भोगा, मेरे खुद के परिवार में 2 मेंबर एक्सपायर हुए हैं, हमने भोगा इन लोगों को। कुछ नहीं किया। वो बारूद जो है वो फटने वाला है। आगामी चुनाव में परिणाम के रूप में आप देखेंगे कि इन लोगों का, मैं श्याम जी भाई साहब कह रहे संख्या नहीं बतानी चाहिए, बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ श्याम जी भाई साहब से, बहुत विद्वान व्यक्ति है, नहीं बतानी चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी तक का जितना बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। हम पिछला चुनाव केवल 1,52,000 वोटों से हारे थे। कांग्रेस को आज तक कभी पिछले 10-15 सालों में बहुमत नहीं मिला है। कभी 99, कभी 92। हम 120 से भी आए थे, हम 163 से भी आए थे, और तो और 25 की 25 लोकसभा जीती थी विधानसभा के बाद में। इन्हीं के कांग्रेस की सरकार के अंदर 25 लोकसभा हमने जीती थी। और आने वाला समय जो है, आप मीना जी आप देखेंगे, अपन यही डिबेट में आएंगे, क्योंकि जनता के बीच में जब जा रहे हैं, जब जनता का रुख देख रहे हैं, जमीनी हकीकत देख रहे हैं, तब मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूँ, मैंने भी जीवन के 35 साल इस संगठन को दिए हैं। आप जाइए, जनता का जो आक्रोश देखिए, कोरोना काल के अंदर जो पीड़ित थे, आज जो चुपचाप बैठे हैं, क्यों बैठे हैं कि उन्होंने जो भोगा है 2 साल तक, वो अब फुटेगा, वो अब चुनाव के अंदर फुटेगा। वो ओम जी सैनी भाई साहब से कितनी भी कांग्रेस की तारीफ कर ले, ये कांग्रेस आने वाली नहीं है, ये कांग्रेस आने वाली है। और आप कितनी भी तारीफ करें, मैं सम्मान करता हूँ आपका, मैं सम्मान करता हूँ, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। डॉक्टर साहब आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतना तर्क देते हैं, तथ्यों को रखते हैं, आपको क्या जरूरत है किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांकने की? व्यक्तिगत जीवन नहीं, बिल्कुल नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलता, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। प्लीज आप इस विषय को आप अपने भीतर रखिए। आपको आपका किससे क्या रिश्ता है हमने कभी नहीं पूछा, ना ओम जी ने पूछा, ना श्याम जी ने पूछा। मैंने भी नहीं बोला, मैंने भी नहीं बोला, मैंने भी नहीं बोला, बोला नहीं आपने बोला, मैंने केवल इशारा किया था, मेरे को ऐसा लगता है, मैंने बोला मेरे को ऐसा लगता है। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, आपका आपकी पार्टी में किस व्यक्ति से घनिष्ठता है, किस से दूरी है,
ये हमने कभी चर्चा का विषय नहीं रखा। ओम सैनी जी की किससे घनिष्ठता है या किस राजनीतिक दल से उनका एसोसिएशन है या नहीं है, तस्वीर के दोनों रुख, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की बुराई करनी चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन तस्वीर के दोनों रुख रखने चाहिए, दोनों रुख रखते हैं तो अच्छा लगता है, और आपकी लोकप्रिय ऑडियंस को भी अच्छा लगता है, आपकी लोकप्रिय ऑडियंस को भी अच्छा लगता है। मैं बोलूंगा बीजेपी के पक्ष में, मैं ओपन हूँ, मैं बीजेपी के पक्ष में बोलूंगा। अरुण जी भाई साहब बोलेंगे कांग्रेस के पक्ष में, ये ओपन है, हम दोनों ओपन है। नहीं डॉक्टर चेतन प्लीज अंडरस्टैंड, आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपको अगर ओम जी की बात कोई अच्छी नहीं लग रही है, आप तर्क से तथ्यों के साथ उस बात को गलत साबित करिए, लेकिन आप ये मत बोलिए कि वो किसके मित्र हैं किसके दुश्मन है, ये इन सब बातों में मत पढ़िए प्लीज। मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, मेरी आदत भी नहीं है, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। अब जरा देखिए, जब आप एक पत्रकार होते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटीज को, उनके आंतरिक और बाहरी स्वरूप को व्यक्त करने के लिए आपने जो कुछ देखा वो बोलते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी को जैसे मैंने देखा है मैंने उस तरीके से बोला है। मेरा कोई लेन देन नहीं है भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस से, न मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ न भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। हाँ, ज्यादा संबंध मेरा भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है क्योंकि मैं कांग्रेस के मीसा में बंद था तो कैलाश जी मेरे साथ में थे, उदयपुर आने करीब 3 महीने अजमेर जेल में साथ में रहे हैं, तो मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ। जब उन्होंने राजनीति प्रारंभ की थी तब से मैं जानता हूँ। अगर वो 89 साल के हैं तो मैं 80 साल का हूँ, ख्याल रखिएगा इस बात का। और वो जब ये लोग ये जो वसुंधरा जी हैं, इनको तो राजनीति सिखाने की जिम्मा सौंपा था उस वक्त भैरव सिंह जी के, इनको समझाइए राजनीति कैसे करते हैं, ये हाल था हमारा। तो अब कहाँ, तो हमने कहा कि कैसा एक उस महिला का अपना व्यक्तित्व है, पराजित भी होती है, जीतते भी, हार मतलब विजयी भी होती है, साथ साथ में राजनेता के रूप में लांछन भी लगते हैं तो तारीफ भी होती है। तो ये दोनों बातें होती है, इसमें कोई बात ही नहीं है। उनके बारे में क्या क्या कहा गया, उनकी प्रायोरिटीज क्या थी, उनके शासन में वो आलोचना की पात्र बनी, हमने लिखा, बहुत लिखा। जब पात्र बने तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हमको प्रशस्ति गान करेंगे। मैं तो इस प्रशस्ति गान से तो परेशान होकर बोल रहा हूँ कि 25 सांसद भेज दिए यहाँ से और 25 के 25 जाके वहां मौन होके बैठ गए, और ये जो पूर्वी राजस्थान की जल की समस्या वो समाधान नहीं कर सके। तो ये ऐसी राजनीति, ऐसी दर्शन, कौन सा दर्शन है ये? जब राजस्थान का भला नहीं कर सकते तो आप कहाँ का भला करेंगे? ये इस तरह की आलोचना की है, इससे मैं कहीं कांग्रेस का आदमी नहीं हो गया। और कांग्रेस को भी ऐसे बताया है कि कांग्रेस ने अगर अपने उन पे आंतरिक उस पर नहीं देखेगी, अपने संगठन को नहीं देखेगी, अगर जिस तरह का सीन बना तो सचिन पायलट की भी आलोचना की, खूब जम के की है, क्योंकि मेरे सामने तो उस आदमी को कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनाया, उसके पिताजी मेरे मित्र थे। अब ये रिलेशंस रहे हैं, मैं क्या करूं इसमें? अब उस जमाने की राजनीति में सब होता था सारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनका या उनका किसी का वजूद समाप्त करने के लिए बोल रहा हूँ या खामखा की तारीफ कर रहा हूँ। क्योंकि मीना जी ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप को क्या कहेंगे, तब मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के विकल्प के रूप में तैयार हुई थी वो अब नहीं रही, अब वो सिमट कर करके 2 लोगों में रह गई है, जो तकलीफ की बात है। एक मध्यम मार्गी पार्टी के रूप में अगर भारतीय जनता पार्टी रहती तो ज्यादा प्रभावशाली होती। ये जो पार्टी है वो नहीं है जो सन 1980 में जिसने जन्म लिया था। इसमें ये तो इतिहास है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मैं कहाँ बदलाव करूँ बताइए? उसी तरीके से मैं कांग्रेस की बात करा, इस जगह जादूगर की छड़ी जादूगर, जुमले हैं, इन जुमलों का कोई अर्थ नहीं है। कांग्रेस को जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने बनाया वो बनाया है। आप सुखाड़िया का मुकाबला करेंगे क्या? आप हरदेव जोशी का मुकाबला करेंगे क्या? आप क्या कहते हैं शिवचंद माथुर का करेंगे क्या? आप पहाड़िया का करेंगे क्या? आप अशोक गहलोत का करेंगे क्या? आप है इसमें दम है जिस आदमी में जो सोशल इंजीनियरिंग में अपना मीनिंग रखता हो, जो अपने वजूद को जो साबित कर सका हो। ये पता नहीं है क्या आपको? आप जानते होंगे ठीक से कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बहुसंख्यक वाद को बना करके कैसे कैसे नॉर्थ ईस्ट में कैसे सरकारें तोड़ी, दूसरी जगह कैसे तोड़ी है, आपको पता नहीं है क्या? आप जानते होंगे चेतन जी, ये सब है राजनीति में। चलिए मान लिया सब कुछ होगा, लेकिन राजस्थान में नहीं कर सके ना एक कारस्तानी। बहुत कुछ होने के बावजूद भी सरकार वैसे के वैसे बनी हुई है, सरकार चुनाव के मैदान में। अब ये बताइए, अब ये बोलने के साथ आप कहोगे मैं कांग्रेस का हूँ, मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, लेकिन तो सत्य है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर? ये इन सब चीजों को मैं बदल कैसे सकता हूँ? जो देख रहे हैं उसको बयान करना हमारी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी को हम पूरा करने में इस तरह के लांछन भी सहते हैं, जैसे आपने कह दिया तंज कस दिया खामखा। मेरा क्या लेन देना, मेरा सबसे लेन देन है, वैसे बता रहा हूँ। ये भी नहीं, क्योंकि हमारा अगर संवाद नहीं रहेगा तो हम लोगों को पहचानेंगे कैसे कि आप कैसे, आपके साथ संवाद नहीं होगा तो आपको कैसे पहचानेंगे? वैसे ही सब लोगों के साथ में है। तो इसको इस तरीके से डालने का सिलसिला
वो लोग जो नए सीख कर आए हैं प्रवक्ता, उनको तो करने दीजिए। आप वरिष्ठ आदमी हैं, आप बड़े मंजे हुए हैं, आपको इस तरह की बात नहीं चाहिए, मेरा कहना ये है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और हम हमेशा कोशिश करते हैं, ओम सैनी जी, डॉक्टर चेतन, अरुण शर्मा जी और श्याम जी, आप सब इस बात के गवाह हैं कि हमारे कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है कि जनता जो आपको सुन रही है, वो आपके ज़रिए आपकी पार्टी को समझे, वो आपके ज़रिए जनता की प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए आपकी पार्टी में, इस बात को जनता को बेहतर ढंग से समझा पाए। आज चर्चा का विषय राजनीतिक घमासान जो टिकट बंटवारे को लेकर, और जो राजस्थान में आने वाले दिनों में जिस तरह से चेहरे सामने आएंगे, टिकट कटेंगे, बहुत बड़ी संख्या में टिकट कटने की बात हो रही है। यहाँ पर एक बात ये भी आई कि जिन लोगों ने सरकार बचाई उनको टिकट दिलवाने का दबाव निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से होगा, और यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जब स्टेटमेंट देते हैं तो इसलिए उस बात को समझना जरूरी होता है कि उसका मतलब क्या है। क्या वो मुख्यमंत्री क्या की है तरफ यार, से जिन लोगों को टिकट मिलने चाहिए, जिनका वो समर्थन करेंगे या सिफारिश करेंगे, उनको प्रायोरिटी देंगे। बाकी हालांकि गोगोई अकेले नहीं है, टिकट बंटवारा या टिकट की चर्चा करने वाले बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों की भूमिका होगी अलग अलग रूप में। लेकिन सवाल ये है कि राजनीतिक संदेश बयानों से जाता है, जनता बयानों को सुनती है, उनके अर्थ निकालती है। वो बयान चाहे गोगोई का हो, चाहे वसुंधरा राजे का हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत का हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ का हो, कैलाश मेघवाल या अर्जुन मेघवाल, कुल मिलाकर जो तस्वीर इस वक्त निकल रही है वो ये बता रही है कि राजस्थान के दोनों राजनीतिक दल इस वक्त अंदरूनी कलह से जबरदस्त जूझ रहे हैं। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की एक जैसी स्थिति है। दोनों ही जगह पर नेतृत्व को जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये काबिलियत कि उन्होंने अपनी जगह बनाए हुए है। वसुंधरा राजे को निश्चित रूप से एक अकेली महिला ने उन दो लोगों के सामने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया हुआ है और झुकी नहीं है। दोनों की राजनीतिक परिपक्वता है जिसकी तारीफ होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम 2 बार जो मुख्यमंत्री रह गया, उसे क्या जरूरत है कि वो तीसरी बार मुख्यमंत्री की होड़ में आए? क्या जरूरत है कि जो 3 बार मुख्यमंत्री की पारी पूरी कर चुके हैं वो युवा पीढ़ी को आगे नहीं आने दें? ये भी सवाल है जो इस प्रदेश की जनता जानना चाहती है। नए जो लोग आने वाले हैं राजनीति में, वो समझना चाहते हैं कि राजनीति को करियर क्यों बनाए। अगर सालों सालों तक 1 2 3 4 लोगों को ही कमान अपने हाथ में रखनी है, ये बात दिल्ली में नरेंद्र मोदी पर भी लागू होती है। वो क्यों दावा करते हैं कि अगली बार भी लाल किले पर वही आएंगे? 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, तीसरी बार किसी और को मौका दीजिए। पार्टी में बहुत लोग हैं जो इस नेतृत्व को और आगे बढ़ा सकते हैं। ये बड़ा दिल रखने की भी जरूरत होती है, और जब ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इस तरह से बड़ा दिल नहीं रखती हैं, तब सचिन पायलट खड़े होते हैं, तब गजेंद्र सिंह शेखावत सामने आते हैं, तब अर्जुन मेघवाल की जो मैच्योरिटी है या उनके राजनीतिक करियर है या एक आरएएस प्रमोटी है, इस तरह की बातें होती हैं। इस देश की राजनीति में भैरव सिंह शेखावत की एजुकेशन पर कोई बात करता है? इस देश की राजनीति में हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री की शिक्षा पर कोई बात करता है? आज हमें हमें सूट करता है तो हम अर्जुन राम मेघवाल की शिक्षा पर बात करते हैं कि एक आरएएस प्रमोटी थे, राजनीति में आ गए, वसुंधरा राजे को आम दिखा रहे। मीना ये जी तो आरएस वक्त प्रमोटी नहीं थे, आरएस प्रमोटी नहीं थे, वो तो जिला उद्योग अधिकारी थे और भावड़ा जी की मेहरबानी से आईएएस बने थे अदर बिल्कुल सर्विसेज। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक व्यक्ति जो टेलीफोन ऑपरेटर था और वहां से अपना करियर शुरू करके आज देश का कानून मंत्री बना है, तो कुछ तो काबिलियत होगी उसमें भी। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में काबिलियत है, अगर वसुंधरा राजे में है, तो कुछ तो अर्जुन राम मेघवाल में भी काबिलियत होगी कि वो वहां तक पहुंचे हैं। इसलिए हम आकलन करें तो ईमानदारी से करें, सिर्फ हमारे पूर्वाग्रहों के साथ नहीं करें। मेरा एक जेन्युइन आप सब लोगों से निवेदन भी है, क्योंकि चर्चा जब हो रही है तो चर्चा जिस संदर्भ में हो रही है, आज देश के कानून मंत्री हैं, आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब प्रधानमंत्री की डिग्री, प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत जीवन, प्रधानमंत्री की उनकी उनको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है नहीं आती है, उनको इकोनॉमी की कितनी समझ है नहीं समझ है, ये सब बातें एक तरफ है। सच ये है, तथ्य ये है कि वो देश के प्रधानमंत्री है, इस देश की जनता ने उन्हें वहां पहुंचाया। अशोक गहलोत इस राज्य के मुख्यमंत्री है। इसलिए शिक्षा या बैकग्राउंड या तमाम चीजों के साथ डिस्कशन में, तमाम बातों के साथ साथ आज की परिस्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। और आज की परिस्थिति में जो लोग काबिल नहीं है वो बाहर कैसे जाएं,
इसके लिए नए राजनेताओं की या जो परिपक्व राजनीति में मांझे हुए खिलाड़ी हैं वो इसको पुख्ता करें, और इसीलिए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, जो चर्चा इस वक्त राजस्थान की राजनीति में टिकट की जो स्थिति आने वाली, क्योंकि सितंबर कल शुरू हो रहा है, परसों परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है, पहले सप्ताह में बात हो रही थी कि लिस्ट सितंबर में आ जाएगी। आज की परिस्थिति में क्या ये मुमकिन दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी पहले लिस्ट जारी कर देगी? देखिए मीना जी, दोनों ही पार्टी आपस में इंतजार कर रही है, और जो मौजूदा परिस्थिति बन गई है, टिकट का अभी वितरण मेरे को लगता नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी देखिए कल ही जिस प्रकार से दिल्ली में बैठक हुई है बीजेपी की, उन्होंने तो कहा है कि अगर हम ये कह देंगे इनको टिकट दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं, तो पार्टी से दूर हो जाएंगे। तो पार्टी में जो अभी माहौल बना हुआ है और बिखराव का माहौल बन गया, तो चेतन जी को पता है क्या स्थिति होती है कई बार, कि वसुंधरा जी भिंड से चुनाव हारी भी है लोकसभा का, वहां अगर उनको नहीं, मध्य प्रदेश ने अपनाया नहीं, राजस्थान ने अपना लिया उनको। तो देखिए ये अपनाने वाली बात है। बहुत सारी चीजें कि यहाँ राजस्थान में निश्चित तौर पर कई मंत्रियों के टिकट कटेंगे, कई विधायकों के टिकट कटेंगे, जो कि जिस प्रकार से आवाज आ रही है, जिस प्रकार से कहा गया है सर्वे के अंतर्गत कि वो जीत नहीं रहे हैं, स्थिति ठीक नहीं है। तो इसलिए अशोक गहलोत को चिंता इस बात की है कि अगर उनके लोगों के ज्यादा टिकट कट गए तो फिर वो किस तरह से उनको कहेंगे कि आने वाले समय में उनका भविष्य राजनीतिक ठीक ठाक रह पाएगा। है चिंता का विषय, सबको रहता है राजनीति में, लोग जीत के आएंगे तो ही तो आगे की राजनीति कर पाओगे, इसलिए निश्चित तौर पर है चिंता का विषय। लेकिन कांग्रेस में जिस प्रकार से मधुसूदन मिस्त्री को भेजना या गोगोई को लाना, ये सारी बातें का ये स्पष्ट है कि आपने उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया केंद्रीय नेतृत्व को, तो हम जवाब देना जानते हैं और जवाब अब दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री थे, जब तक मुख्यमंत्री की स्थिति को उन्होंने करा, अपने अनुसार मंत्रिमंडल का विस्तार किया, तो फिर बाद में माना ही नहीं। अब देखिए निगम बोर्ड के अध्यक्ष अभी भी बना रहे हैं, वो तो अभी मान नहीं रहे, क्योंकि उनको अधिकार है, जहां अधिकार है वो तो कर सकते हैं। लेकिन पार्टी में जिनको अधिकार है वो भी कह रहे हैं हमको अधिकार है, इसलिए हम सीडब्ल्यूसी की में चारों मुख्यमंत्री को नहीं लिया। इनको ये बात कहा कि इनको अगर किसी मुख्यमंत्री को लेते, इनको नहीं लेते तो दिक्कत होती। इसलिए इन्होंने देखिए विभिन्न पत्रिकाओं में या टीवी चैनलों पे भावना प्रकट की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा पद होता है। इनको बाद में समझ में आया, 25 सितंबर को समझ में नहीं आया। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अब राजनीति में अब ये वसुंधरा राजे के साथ तारतम्य बन नहीं पा रहा। बीजेपी कोशिश कर रही है, कोशिश का मतलब बीएल संतोष ने साफ कहा बिना वसुंधरा राजे के हम कैसे सत्ता में आ सकते हैं, इस पर चर्चा तेजी से की जा रही है। अभी चेतन जी कह रहे थे कि वो त्रिनेत्र गणेश जी का नेतृत्व कर रही, कोई नेतृत्व नहीं कर रही है। भाजपा ने किसी नेता को नेतृत्व नहीं दिया, केंद्र के नेता आके नेतृत्व करेंगे, उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री जी आकर के निश्चित रूप से जयपुर में जब 25 सितंबर को दीनदयाल जी का जो जन्म स्थल है वहां धानक्या में, वहां पर देंगे शिक्षा कि देखिए दीनदयाल जी के उसको अपनाओ आप। प्रधानमंत्री जी खुद अपनाए नहीं अपनाए, लेकिन दूसरों को कह के जाएंगे कि आप देखिएगा एकता रखो, पार्टी को जिताओ और मैं जैसा कहूं वैसा करो। ये सारी चीजें 25 तारीख को कह के जाएंगे। अब उसके बाद टिकट का वितरण होगा, पहले नहीं होगा। दोनों ही पार्टियों में पीछे हो गए सारे। इसलिए देखिएगा कि कांग्रेस ने, देखिए विरोध होता है सब जगह होता है, इसलिए कांग्रेस ने एक अच्छा अपनाया कि ब्लॉक स्तर पे लड़ो, जिला स्तर पे लड़ो, आप यहाँ प्रदेश स्तर पे आते आते तो कम हो जाओगे। इसलिए देखिए जो लोकतंत्र में जो घटनाएं होती है, विरोध प्रकट करने का स्वरूप दिखाया जाता है, दिख रहा है। बीजेपी में अगर अभी तक पता नहीं पड़ रहा किस स्तर पे टिकट करने, जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो फैसला ही कर दिया, हम तो इनको किसको दे रहे हैं, आप पार्टी से शामिल होने वाले को दे दो टिकट या नौकरी करने वाले को दे दो टिकट। बीजेपी में बहुत सारे अधिकारी आ गए हैं, अब उन अधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को मिलेगा नहीं मिलेगा, चेतन जी को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन उनको देना पड़ेगा क्योंकि वो तो आए ही नहीं। कोई डीजीपी है, कोई क्या है, कोई कौन प्रदेश से, कोई कहां से आया है। तो निश्चित रूप से भाजपा का माहौल परिवर्तित है और वो किसी भी कीमत पर सत्ता छीनना चाहते हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस के लोग अपनी सत्ता को बचाए रखना चाहते हैं, अपनी पार्टी के सरकार के कामकाज को लाएंगे आगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी का चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, साफ कह दिया सामूहिक रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। तो है दोनों में अंतर्द्वंद है। और देखिए बीएसपी ने तो 6 टिकट डिक्लेयर कर दिए, जो हमेशा करते आए हैं, जहां पर जीतने वाले। आप पार्टी का तो पता ही नहीं कुछ भी। और देखिए हनुमान बेनीवाल भी अभी तक क्या ही कह रहा है, कहां से चुनाव लड़ेगा, क्या करेगा, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए दिखेगा कि तो एक और चर्चा का विषय है कि किस तरफ, कहां, कैसे, कितनी कैलकुलेशन, इक्वेशन करेंगे। बहरहाल
अरुण शर्मा जी, एकदम संक्षेप में टिकट की पहली लिस्ट आपकी कब तक आ जाएगी? कोई जानकारी है तो बस इसी पर सर। देखिए, मैं फर्म डेट तो नहीं दे सकता डॉक्टर मीना आपको। जैसे शुरू में मुख्यमंत्री ने इच्छा जाहिर की थी कि सितंबर के शुरू में ये आ जाए तो अच्छा है। अब अक्टूबर की भी बात चल रही है, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक रिलीज हो जाएंगी। ऐसा ही हाल एक महीना जी। 13 बातों में कम से कम अभी हो गया है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, आपके यहाँ क्या स्थिति है? कब तक पहली लिस्ट आ जाएगी? हमारे भी काम चल रहा है टिकट वितरण का, वो करा सारा काम, लेकिन अंतिम फैसला दिल्ली के अंदर केंद्रीय चुनाव समिति ये तो बैठेगी, बोलने की बात नहीं है सर, ये तो बैठेगी बोलने की और बात बैठने नहीं के है। बाद में सब बोलने की सामने आएगा। बात है ही नहीं। बात तो ये है कि लिस्ट कब आएगी? मैं बता रहा हूँ ना, लिस्ट आएगी तो आपको भी पता चलेगा, अपन सबको पता चलेगा। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दिल्ली के अंदर डिक्लेयर करेंगे और अपन सबको पता चल जाएगा। लेकिन अभी कोई तारीख तय भारतीय मुझे जनता पार्टी की नहीं बताइए, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, आप ये कह रहे हैं आपको अभी पता नहीं है लिस्ट कब तक आएगी। बहुत नहीं, बहुत बिल्कुल शुक्रिया आप सब लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी कोशिश होती है हर दिन राजनीति के उन रंगों को आपसे परिचित कराएं, दिखाएं जो नजर नहीं आते हैं। राजस्थान की राजनीति में जो दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, वो चुनाव से पहले किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, भीतर खाने क्या कुछ चल रहा है, यही आज हमने आपको बताने की कोशिश की। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।